कहानी की शुरुआत में ही हम कहानी के मेन कैरेक्टर एसन को देखते हैं। वो पेरिस के लूवर म्यूजियम में अस्थायी तौर पर क्लीनर की नौकरी करता है। दिन में जब सारे लोग घूम फिर कर चले जाते हैं, तब रात में वो म्यूजियम साफ करने आता है। इस वजह से उसे म्यूजियम में रखी कीमती एंटीक चीजों को बहुत करीब से देखने का मौका मिलता है। बाकी दिनों की तरह आज भी म्यूजियम साफ करते वक्त उसकी नजर एक मोतियों से जड़े नेकलेस पर टिक जाती है। तभी पास से एक सहकर्मी कहता है, ये रानी का नेकलेस है, अगले हफ्ते इसे नीलामी में रखा जाएगा। उस नेकलेस की कीमत इतनी ज्यादा होती है कि वो लोग 1000 साल की सैलरी देकर भी उसे खरीद नहीं सकते। खैर, समय कम होने की वजह से एसन वापस अपने काम में लग जाता है। अगले दिन वो अपनी पत्नी क्लेयर से मिलता है और बेटे के भरण पोषण के लिए कुछ पैसे देता है। दरअसल किसी वजह से एसन और उसकी पत्नी अलग रहते हैं। एसन क्लेयर से कहता है कि वो अपने बेटे से मिलना चाहता है। तब क्लेयर बताती है कि वो शनिवार को रात 8 बजे बेटे से मिल सकता है। बेटे से मिलने की इजाजत मिलने पर एसन काफी खुश हो जाता है। इसके बाद वो एक फ्लैट में विंसेंट नाम के आदमी से मिलने जाता है। एसन ने उससे कुछ पैसे उधार लिए थे, लेकिन समय पर वापस न कर पाने की वजह से जैसे ही विंसेंट उसे देखता है, वो एसन को मारना शुरू कर देता है। वो एसन को बिल्डिंग से नीचे फेंक देने की भी धमकी देता है। तभी एसन उसे एक प्रपोजल देता है और कहता है कि उसके पास एक ऐसा आइडिया है जिससे वो लोग करोड़ों रुपये कमा सकते हैं। ये सुनकर विंसेंट और उसके लोग थोड़ा नरम पड़ जाते हैं। फिर एसन उन्हें बताता है कि जिस म्यूजियम में वो काम करता है, वहाँ रानी मारिया का एक बेहद कीमती नेकलेस रखा हुआ है, जिसे अगले शुक्रवार नीलामी में रखा जाएगा। लेकिन वो लोग उस नेकलेस को नीलामी से पहले ही चुरा लेंगे। एसन उन्हें प्रैक्टिकली समझाता है कि पूरे म्यूजियम में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन क्लीनिंग स्टाफ के लॉकर रूम में कोई कैमरा नहीं है। म्यूजियम में उनके आने जाने का रास्ता भी अलग होता है। इसके अलावा जो ऊंचे पद के लोग होते हैं, वो एसन जैसे क्लीनर्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। इसी वजह से एसन विंसेंट, केविन और रूडी को क्लीनर बनाकर म्यूजियम के अंदर एंट्री दिलवाएगा। प्लान के मुताबिक विंसेंट और केविन सबसे पहले गार्ड्स को मारकर उनका भेस बदल लेंगे, जबकि रूडी अंदर जाकर कंट्रोल रूम के सारे कैमरे बंद कर देगा। जैसे ही कंट्रोल रूम के कैमरे बंद होंगे, पुलिस के पास अलर्ट चला जाएगा और पुलिस 7 मिनट के अंदर वहां पहुंच जाएगी। इसलिए उन्हें भी इन 7 मिनटों के अंदर ही अपना काम पूरा करके भागना होगा। इसी वजह से बाहर एक गाड़ी भी तैयार रखी जाएगी ताकि वो लोग आसानी से फरार हो सकें। प्लान पूरी तरह से तैयार होने के बाद वो लोग शुक्रवार का इंतजार करने लगते हैं। शुक्रवार को नीलामी का आयोजन आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। देश विदेश से कई अमीर लोग उस नेकलेस को खरीदने आते हैं। उन्हीं लोगों के बीच छद्मवेश में मिस्टर पॉल नाम की एक नकली आईडी बनाकर एसन भी उस नेकलेस को खरीदने वहां पहुंचता है। दूसरी तरफ विंसेंट, केविन और रूडी भी क्लीनर का भेस बनाकर अंदर घुस जाते हैं और किसी को भी उन पर शक नहीं होता। प्लान के मुताबिक विंसेंट और केविन दोनों गार्ड्स को मारकर उनकी जगह संभाल लेते हैं और रूडी को ग्रीन सिग्नल दे देते हैं। तभी रूडी कंट्रोल रूम में जाकर ऑपरेटर को मार देता है और सारे सीसीटीवी कैमरे बंद कर देता है। इसके बाद वो एसन को मैसेज करके इसकी इंफॉर्मेशन दे देता है। उधर नीलामी में उस नेकलेस की बोली सबसे ज्यादा 42 मिलियन तक पहुंच चुकी होती है और ये कीमत खुद एसन ने ही लगाई होती है। लेकिन समय बचाने के लिए वो अचानक 60 मिलियन की बोली लगा देता है ताकि कोई और उस नेकलेस की कीमत बोलने की हिम्मत न कर सके। एसन के इतने ज्यादा दाम बोलने के बाद भी किसी को उस पर शक नहीं होता, क्योंकि उसकी फेक प्रोफाइल में उसकी कुल संपत्ति 576 मिलियन दिखाई गई होती है। इसी बीच 2 मिनट बीत चुके होते हैं। रूडी तेजी से बाहर खड़ी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है, जबकि एसन नीलामी ऑफिसर के साथ वॉल्ट रूम की तरफ जाता है। वहाँ पहले से ही विंसेंट और केविन गार्ड के भेस में ड्यूटी पर खड़े होते हैं। नीलामी ऑफिसर एसन से कहता है कि पूरा पेमेंट करने के बाद ही उसे नेकलेस मिलेगा। इसके जवाब में एसन कहता है कि वो पेमेंट करने से पहले एक बार नेकलेस को हाथ में लेकर देखना चाहता है, क्योंकि इसके पीछे वो बहुत बड़ी रकम खर्च कर रहा है। नीलामी ऑफिसर वॉल्ट का लॉक खोल देता है और एसन को नेकलेस देखने देता है। जैसे ही एसन नेकलेस को हाथ में लेता है, विंसेंट और केविन अचानक उन पर झपट पड़ते हैं। वो दोनों एसन समेत वहां मौजूद बाकी 2 ऑफिसर के हाथ पैर बांध देते हैं और नेकलेस लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। असल में विंसेंट और उसके साथियों ने प्लान किया था कि वो एसन को धोखा देकर नेकलेस खुद ही लेकर फरार हो जाएंगे, लेकिन उनका ये प्लान कामयाब नहीं हो पाता। तेजी से गाड़ी चलाते वक्त उनका एक्सीडेंट हो जाता है और आखिरकार वो पकड़े जाते हैं। पुलिस नेकलेस भी बरामद कर लेती है। इधर पुलिस की डिटेक्टिव ब्रांच का कैप्टन म्यूजियम पहुंचकर एसन से पूछताछ करता है, क्योंकि एसन की कंपनी का नाम उसने पहले कभी नहीं सुना होता है, जिससे उसे थोड़ा शक होता है। लेकिन म्यूजियम की अथॉरिटी एसन का साथ देते हुए कहती है कि उसने तो नेकलेस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी। इसी बीच कैप्टन के पास कॉल आता है कि अपराधी पकड़े जा चुके हैं और नेकलेस भी रिकवर हो चुका है। इसके बाद कैप्टन नेकलेस को लैब में भेजने का आदेश देता है ताकि ये कंफर्म किया जा सके कि वो असली है या नहीं। एसन पर शक करने का कोई ठोस कारण न मिलने की वजह से कैप्टन उसे सिर्फ रूटीन चेकिंग के बाद छोड़ देता
देता है। इसके बाद एसन वहां से निकल जाता है और रात में दोबारा क्लीनर बनकर म्यूजियम लौट आता है। क्लीनिंग खत्म करने के बाद वो डस्टबिन का कचरा इकट्ठा करके बाहर आता है और उसी कचरे के बीच से असली नेकलेस निकाल लेता है। फिर वो नेकलेस को लेकर हंसता हुआ वहां से चला जाता है। दरअसल पिछली रात जब विंसेंट और केविन उस पर झपट पड़े थे, उसी वक्त एसन ने अपनी जेब में रखे नकली नेकलेस से असली नेकलेस को चुपचाप बदल लिया था। बाद में उसने असली नेकलेस को म्यूजियम के एक डस्टबिन में फेंक दिया था ताकि अगली रात क्लीनिंग के दौरान वो आसानी से उसे वापस हासिल कर सके। एकदम परफेक्ट प्लान है ना? लेकिन ये प्लान एसन ने एक ही दिन में नहीं बनाया था, बल्कि वो पिछले 25 सालों से इस नेकलेस को पाने की प्लानिंग कर रहा था। मगर ऐसा क्यों? ये जानने के लिए हमें 25 साल पीछे जाना होगा। उस वक्त एसन के पिता बाबा कार पेलेग्रिनी फैमिली में ड्राइवर की नौकरी किया करते थे और रानी का ये नेकलेस दरअसल पेलेग्रिनी फैमिली की ही संपत्ति था। एसन के पिता बेहद ईमानदार इंसान थे और पूरी श्रद्धा और ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाते थे। एक दिन मिसेस पेलेग्रिनी एसन के पिता से कहती हैं कि उनके होम लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें हैं, वो चाहें तो पढ़ने के लिए किताबें ले जा सकते हैं। इसी वजह से एसन के पिता एसन के लिए आर्सेन लुपिन नाम की एक किताब ले आते हैं। कुछ दिनों बाद ही मिस्टर पेलेग्रिनी एसन के पिता पर नेकलेस चोरी का इल्जाम लगा देते हैं। इस झूठे आरोप की वजह से एसन के पिता को जेल जाना पड़ता है। इसके बाद एक दिन छोटा सा एसन जेल में अपने पिता से मिलने जाता है। वहाँ वो देखता है कि अपमान सहन न कर पाने की वजह से उसके पिता ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया होता है। यहीं से एसन के अंदर उस नेकलेस को हासिल करने की एक अजीब और जिद्दी आग जल उठती है। 25 साल इंतजार करने के बाद करीब एक हफ्ते पहले ही एसन को न्यूज से पता चलता है कि वो नेकलेस बरामद कर लिया गया है और अब उसे लूवर म्यूजियम में रखा गया है। साथ ही ये भी खबर होती है कि एक हफ्ते बाद उस नेकलेस की नीलामी होने वाली है। यही वजह थी कि एसन ने प्लान बनाकर म्यूजियम में क्लीनर की नौकरी ली और साथ ही अपने लिए एक फर्जी बिजनेस प्रोफाइल भी तैयार कर ली। यहाँ तक कि विंसेंट से पैसे लेना भी एसन के प्लान का ही हिस्सा था। दरअसल वो सिर्फ उनकी मदद पाने के लिए ही पैसे उधार लेने का बहाना बनाता है। और सबसे आखिर में नीलामी से पहले एसन अपने दोस्त बेंजामिन से बिल्कुल वैसा ही दिखने वाला एक नकली नेकलेस बनवा लेता है। इसी तरह एक परफेक्ट प्लानिंग के जरिए आखिरकार असली नेकलेस एसन के हाथ लग जाता है। उधर इस केस के एक और इंचार्ज इंस्पेक्टर यूसुफ को लैब से कॉल आता है कि जो नेकलेस उन्होंने बरामद किया था वो नकली है। ये सुनते ही वो परेशान हो जाता है। तभी उसकी नजर डेस्क पर रखी आर्सेन लुपिन की एक किताब पर पड़ती है, क्योंकि ठीक उसी किताब की कहानी की तरह ही पिछली रात चोरी हुई थी। यूसुफ समझ जाता है कि चोर जरूर आर्सेन लुपिन से ही प्रेरित है। इधर सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन एसन को दिखाया जाता है, क्योंकि वो दिन शनिवार होता है और आज उसे अपने बेटे से मिलने जाना होता है। एसन अपने बेटे से मिलता है और उसे घुमाने बाहर ले जाता है। वो अपने बेटे को वही आर्सेन लुपिन वाली किताब देता है जो उसके पिता ने 25 साल पहले उसे दी थी। दरअसल यही किताब एसन की जिंदगी बदलने वाली साबित हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि एसन अपने दोस्त बेंजामिन से नेकलेस के बारे में बात कर रहा होता है। बेंजामिन नेकलेस को टेस्ट करने के बाद बताता है कि पेलेग्रिनी फैमिली ने इसके बारे में झूठ बोला था। उनका कहना था कि 25 साल पहले चोरी के बाद इस नेकलेस के डायमंड 7 अलग अलग देशों में बेच दिए गए थे और बाद में उन देशों से डायमंड वापस लाकर दोबारा जोड़ दिए गए। लेकिन जब बेंजामिन नेकलेस को चेक करता है तो ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। नेकलेस शुरू से बिल्कुल वैसा ही है, किसी भी डायमंड पर एक भी खरोंच तक नहीं है। ये सुनते ही एसन को पूरा यकीन हो जाता है कि ये नेकलेस कभी चोरी हुआ ही नहीं था। इसका मतलब साफ था कि 25 साल पहले उसके पिता को झूठे केस में फंसाया गया था। तब एसन बेंजामिन से कहता है कि वो नेकलेस के सारे डायमंड निकाल दे। इसके बाद एसन मिसेस पेलेग्रिनी को मिलने के लिए एक चिट्ठी भेजता है। उस चिट्ठी के साथ वो सबूत के तौर पर एक डायमंड भी भेज देता है। चिट्ठी में मिलने की लोकेशन, डेट और टाइम सब कुछ लिखा होता है। उसी के मुताबिक मिसेस पेलेग्रिनी उससे मिलने पहुंचती है। एसन पिज्जा डिलीवरी बॉय के भेस में मिसेस पेलेग्रिनी से मिलता है और उससे पूछता है कि उसने उसके पिता को नेकलेस चोरी के आरोप में क्यों फंसाया था। लेकिन मिसेस पेलेग्रिनी पुलिस प्रोटेक्शन के साथ आई होती है। उसने अपने कपड़ों में एक स्पाई कैमरा और सुनने की मशीन भी लगा रखी होती है। एसन ये बात समझ जाता है और तुरंत हाथ से उस स्पाई कैमरे को ढक देता है। तब मिसेस पेलेग्रिनी एसन को पैसों के बदले मामला रफा दफा करने की पेशकश करती है, लेकिन एसन इससे साफ इनकार कर देता है। वो अपने पिता की इज्जत वापस पाना चाहता है, न कि पैसा। इधर जैसे ही स्पाई कैमरा बंद होता है, छद्मवेश में मौजूद पुलिस ऑफिसर्स उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। एसन हालात को भांप जाता है और तुरंत अपनी साइकिल उठाकर भागने लगता है। पुलिस भी उसके पीछे दौड़ पड़ती है, लेकिन तभी वहाँ कई और पिज्जा डिलीवरी बॉय आ जाते हैं, जिससे पुलिस कंफ्यूज हो जाती है। शक के आधार पर वो एक गलत
डिलीवरी बॉय को पकड़ लेते हैं और उसी मौके का फायदा उठाकर एसन कपड़े बदलकर आराम से वहां से निकल जाता है। असल में मिसेस पेलेग्रिनी से मिलने से पहले एसन ने यहाँ की लोकेशन का इस्तेमाल करके ये सारे पिज्जा ऑन ऑर्डर करवा दिए थे ताकि उसे भागने का मौका मिल सके। खैर, एसन घर लौटता है और अपने पिता की मृत्यु से पहले जेल से लिखी गई एक चिट्ठी निकालता है। चिट्ठी की आखिरी लाइन में उसके पिता लिखते हैं कि सच तो लाइब्रेरी में मिलेगा, लेकिन उनके पिता ने लाइब्रेरी शब्द को जानबूझकर गलत लिखा था क्योंकि उन्हें स्पेलिंग के मामले में बहुत सेंसिटिव होना। एसन इसे समझ जाता है कि ये कोई कोड लैंग्वेज है। वो पूरी रात विश्लेषण करता है और एक नाम निकालता है ETN कॉमेट। ये आदमी पहले किसी लाइब्रेरी में काम करता था और जेल में उसके पिता के पास बैठा था। अब भी वो आदमी जेल में है, शायद उसके पिता के बारे में कुछ जानता हो, इसलिए एसन उससे मिलना चाहता है। लेकिन आदमी बीमार होने की वजह से मिलने का मौका नहीं मिलता। फिर भी एसन पीछे नहीं हटता और खुद जेल में जाने का फैसला करता है। दरअसल हाल ही में एसन का ममातो भाई किसी केस में जेल गया था और वो देखने में बिल्कुल उसके जेम्स भाई जैसा था। एसन उसी का भेष बनाकर जेल के अंदर जाता है और उसके ममातो भाई की जगह वह बाहर निकलता है। जेल के अंदर पहुंचकर एसन कोमेट के सेल में जाता है, लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि कोमेट वहां नहीं है, बल्कि उसे जेल के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। तब एसन चालाकी से जेल के 2 कैदियों के बीच झगड़ा करवा देता है। वो कैदी एसन के पेट में ब्रश घुसा देते हैं, जिसकी वजह से एसन को भी तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया जाता है। यही मौका देकर एसन कोमेट से मिलता है और उसे अपनी पहचान बताता है। कोमेट उसे बताता है कि एसन के पिता ने उसके पास एक किताब रखी थी और कहा था कि अगर कोई आदमी उसकी तलाश में यहाँ आए तो उसे वो किताब दे देना और कहना कि सारे जवाब इसी किताब के अंदर हैं। उसी रात एसन गार्ड्स को रिश्वत देकर दोबारा कोमेट के सेल में जाता है और वहाँ आर्सन लुपिन सीरीज की एक और किताब ढूंढ निकालता है। अपने सेल में लौटकर जब एसन किताब खोलता है तो देखता है कि उसके पिता ने चाय से किताब के कुछ शब्दों को मार कर रखा था। एसन उन शब्दों को जोड़ता है और तब उसे असली मैसेज समझ में आता है। उसके पिता कहना चाहते थे, मैं निर्दोष हूँ, एनी पेलेग्रिनी ने मुझे फंसाया है। ये सच्चाई जानने के बाद एसन के दिल में एनी पेलेग्रिनी के लिए गुस्सा और नफरत भर जाती है, लेकिन बदला लेने के लिए सबसे पहले उसे जेल से बाहर निकलना जरूरी होता है। इसके लिए वो एक खतरनाक प्लान बनाता है। आर्सन लुपिन के तरीके पर चलते हुए वो अपने गले में फांसी लगाकर सुइसाइड का नाटक करता है। सबको लगता है कि एसन मर चुका है। इसके बाद एम्बुलेंस में उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में ही एसन होश में आ जाता है, एम्बुलेंस से उतरता है और वहां से भाग निकलता है। इसके बाद एसन एनी पेलेग्रिनी यानी मिसेस पेलेग्रिनी से मिलता है और सीधे उससे सवाल करता है। एनी बताती है कि उसे कहा गया था कि वो बाबा कार यानी एसन के पिता को कंफ्यूजन पेपर पर साइन करने दे ताकि कुछ दिनों बाद बाबा कार को जेल से बाहर निकालने का प्लान बनाया जा सके। इसीलिए एनी ने जेल में बाबा कार से मुलाकात कर उसे कन्फेशन पेपर पर साइन करवा दिया, लेकिन उसे इस बात का पता नहीं था कि उसके और बाबा कार के साथ धोखा किया जाएगा। एनी एसन को उस पुलिस ऑफिसर का नाम भी बताती है जिसने उस समय बाबा कार का केस जांचा था, गैब्रियल। यही ऑफिसर असल में बाबा कार की मौत के पीछे जिम्मेदार था। एसन घर लौटकर गैब्रियल के बारे में रिसर्च करता है और पता चलता है कि अब गैब्रियल को प्रमोशन मिल चुका है और वह पुलिस कमिश्नर बन गया है। इसके बाद हम कमिश्नर गैब्रियल को देखते हैं कि वह अपने फैमिली के साथ खुशहाल जीवन जी रहा है और अपनी पत्नी के साथ उसका बहुत मधुर रिश्ता है। दूसरी तरफ एसन को देखा जाता है कि वह गैब्रियल की हर एक्टिविटी पर CCTV कैमरे के जरिए नजर रख रहा है। दरअसल एसन ने किसी समय गैब्रियल के घर में सीक्रेट कैमरा लगवा दिया था, जिसके बारे में गैब्रियल को बिल्कुल पता नहीं है। इस बीच गैब्रियल ऑफिस में काम कर रहा होता है। एसन IT टेक्नीशियन के भेस में उसके पास जाता है और कहता है कि वह IT डिपार्टमेंट से कंप्यूटर चेकिंग के लिए आया है। कंप्यूटर चेक करने पर एसन को वहां एक वीडियो मिल जाता है। ये सुनकर गैब्रियल काफी गुस्से में आ जाता है, लेकिन एसन बिल्कुल शांत होकर कहता है कि वह अब तुरंत वीडियो डिलीट कर दे, नहीं तो उसे ऑफिशियल रिपोर्ट करने पर मजबूर होना पड़ेगा। ये सुनकर गैब्रियल और गुस्से में कंप्यूटर लैब की तरफ जाने लगता है। तभी एसन उसे एक खाली कमरे में ले जाकर अज्ञान करने वाली इंजेक्शन दे देता है। एसन गैब्रियल के मोबाइल की सिम निकालकर तोड़ देता है और उसे एक बड़े बॉक्स में डाल देता है। इसके बाद एसन बॉक्स को बाहर लेकर गाड़ी में रखता है और गैब्रियल का किडनैप कर ले जाता है। जब गैब्रियल होश में आता है तो वह देखता है कि उसे एक कुर्सी पर हाथ पांव बंधे हुए रखा गया है। एसन सीधे उसके सामने नहीं आता, बल्कि पास वाले कमरे से एक डिवाइस के जरिए अपनी आवाज बदलकर गैब्रियल से बात करता है। एसन स्क्रीन पर अपने पिता बाबा कार की कुछ फोटो दिखाकर गैब्रियल से पूछता है कि क्या वह उन्हें पहचानता है। गैब्रियल बाबा कार को देखकर पहचान जाता है। तभी 25 साल पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है।
गैब्रियल बाबा कार को गिरफ्तार करने के बाद मिस्टर पेलेग्रिनी से मिलता है। गैब्रियल मिस्टर पेलेग्रिनी को बताता है कि बाबा कार का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, वह एक ईमानदार और मददगार इंसान था। उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि बाबा कार ने नेकलेस चोरी किया था। गैब्रियल मिस्टर पेलेग्रिनी की तरफ शक की नोक मारते हुए कहता है कि आपने कुछ दिन पहले ही उस नेकलेस का इंश्योरेंस बढ़ाया था, तो अगर वो चोरी होता है तो आपका ही फायदा होगा। इसके बाद गैब्रियल सच पता करने की बात कहकर वहां से चला जाता है। सीन फिर वर्तमान में लौटा है। एसन स्क्रीन पर अपने पिता के इन्वेस्टिगेशन और कन्फेशन रिपोर्ट्स दिखाता है, जिन सभी पर गैब्रियल के साइन थे। एसन उससे सवाल करता है कि उसने उसके पिता को झूठे केस में क्यों फंसाया, जबकि उसने कोई नेकलेस चोरी का सबूत नहीं पाया था। तो आखिर किस आधार पर उसके पिता को सजा दी गई और क्यों उसे सजा कम करने के बहाने कन्फेशन लेने को मजबूर किया गया। गैब्रियल जब कोई जवाब देने से बचता है, तब एसन उसे उसके बैंक डिटेल्स और भ्रष्टाचार के कुछ सबूत दिखाता है। फिर एसन उसे ब्लैकमेल करता है और कहता है कि अगर उसने सच नहीं माना तो वह ये सब सबूत उसकी पत्नी को भेज देगा। दरअसल गैब्रियल की पत्नी उसे एक आदर्श, ईमानदार और निष्ठावान इंसान के रूप में जानती थी और यही कारण था कि एसन इस रास्ते का इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर गैब्रियल एसन की बात पर ध्यान नहीं देता तो एसन सचमुच उसकी पत्नी को फोन कर देता है। अपनी पत्नी की बात सुनकर गैब्रियल अब काफी घबरा जाता है और स्वीकार करता है कि उसने असल में यह काम रिश्वत के बदले किया था। हालांकि उसने ये अपनी विलासिता के लिए नहीं किया था, बल्कि अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मजबूर होकर किया था। दूसरी तरफ डिटेक्टिव ब्रांच का वही कैप्टन बाबा कार के उस केस फाइल के साथ बैठा होता है। फाइल में कमिश्नर गैब्रियल का नाम भी लिखा होता है। तभी एक सहकर्मी आता है और बताता है कि कमिश्नर का किडनैप हो गया है। कमिश्नर के किडनैप होने की खबर सुनते ही थाना में हड़कंप मच जाता है। वे सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं और एसन को वहां देखते हैं, लेकिन वीडियो क्लियर न होने के कारण उसे पहचान नहीं पाते। कमिश्नर का मोबाइल भी बंद मिलता है, लेकिन इंस्पेक्टर यूसुफ बताता है कि कमिश्नर के मोबाइल में सिम के अलावा एक अलग चिप लगी है। इसके बाद वे तेजी से उस चिप को ट्रैक करते हैं और गैब्रियल के मोबाइल का लोकेशन पता कर लेते हैं। तुरंत ही सब लोग उसे बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ एसन एआई की मदद से गैब्रियल का डीप फेस बनाकर उसे ब्लैकमेल करता है और पूरी सच्चाई बताने के लिए धमकी देता है। एसन उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने असली सच नहीं माना तो यह सच सभी के सामने खुल जाएगा। ये सुनकर गैब्रियल घबरा जाता है और कहता है कि बाबा कार के केस के बारे में उसे बस इतना ही पता था। वह एसन से रिक्वेस्ट करता है कि उसे छोड़ दिया जाए और इसके साथ ही वादा भी करता है कि एसन के बारे में वह किसी को कुछ नहीं बताएगा। एसन कहता है कि भले ही पुलिस पर पूरा भरोसा करना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वह गैब्रियल पर भरोसा करके उसे छोड़ देता है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर्स उस ट्रैक की हुई लोकेशन पर पहुंचते हैं और उस बॉक्स को खोजते हैं। बॉक्स खोलने पर उन्हें वहां सिर्फ कमिश्नर का मोबाइल मिलता है। जब वे गाड़ी के ड्राइवर से पूछताछ करते हैं तो ड्राइवर बताता है कि उसे उबर से बुलाया गया था और उसे किडनैप के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसे सिर्फ इतना कहा गया था कि सिटी हॉल से कुछ चीजें लानी है। ये सुनकर इंस्पेक्टर यूसुफ कहता है कि कमिश्नर को किडनैप करके जरूर सिटी हॉल में रखा गया होगा, क्योंकि ये आर्सन लुपिन की तकनीक है सारे लोगों का ध्यान दूसरी तरफ हटाकर खुद बिल्कुल सबके नजदीक रहते हुए काम पूरा करना। यूसुफ फोर्स के साथ सिटी हॉल पहुंचता है, लेकिन उसके पहुंचने से कुछ सेकंड पहले ही एसन वहां से निकल चुका होता है। सिटी हॉल में प्रवेश करते ही पुलिस कमिश्नर गैब्रियल को सेफ और सही सलामत पाती है। अगले सीन में देखा जाता है कि कैप्टन ऑफिसर सोफिया से बात करते हुए बिल्डिंग में प्रवेश कर रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि कमिश्नर को 4 घंटे तक किडनैप किए जाने के बाद भी वह किडनैप के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दे रहा और साथ ही किडनैपर ने उससे कुछ भी मांग क्यों नहीं की। यही चीज उनके लिए अजीब लग रही थी। इस दौरान इंस्पेक्टर यूसुफ कैप्टन को बुलाता है और कहता है कि उसे एक क्लू मिला है। वह बताता है कि नीलामी के दिन मिस्टर पॉल के नाम से जो व्यक्ति चोरी कर रहा था और कमिश्नर को किडनैप करने वाला था, असल में वही एक ही व्यक्ति था। इसके अलावा वह ये भी बताता है कि 25 साल पहले जब नेकलेस पहली बार गायब हुआ था, उस केस के इंचार्ज भी गैब्रियल ही थे। इसलिए उस घटना और हाल के कुछ दिनों में हुई घटनाओं का पूरा कनेक्शन साफ हो जाता है। दूसरी तरफ कमिश्नर गैब्रियल घर लौटकर सभी स्पाई कैमरों को ढूंढकर नष्ट कर देता है। फिर वह नहाने के लिए बाथरूम में जाता है। इस दौरान 25 साल पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उस फ्लैशबैक में मिस्टर पेलेग्रिनी गैब्रियल को धमकी देते हुए बाबा कार को फंसाने के लिए मजबूर कर रहे थे। गैब्रियल को यह नहीं पता था कि इस वजह से बाबा कार सुसाइड कर लेंगे। इतने सालों बाद भी गैब्रियल इस घटना को लेकर बहुत दुखी और पछताया हुआ महसूस कर रहा था। स्नान
के बाद जब वह बाहर आता है तो मिस्टर पेलेग्रिनी को फोन करता है और कहता है, बाबा कार के बारे में आपसे एक जरूरी बात करनी है। मैदान में एक नया खिलाड़ी आ गया है। और फिर वह फोन काट देता है। इसी समय गैब्रियल की पत्नी घर लौटी है और उसे सही सलामत देख खुशी से गले लगा लेती है। तभी अचानक टेबल पर रखा स्पीकर बज उठता है। स्पीकर में वही बातचीत सुनाई देती है जो अभी अभी गैब्रियल और मिस्टर पेलेग्रिनी के बीच हुई थी। गैब्रियल अपनी पत्नी से ये बात छुपाने के लिए जल्दी से स्पीकर को फर्श पर गिरा देता है और तोड़ देता है। सीन फिर शिफ्ट होकर एसन को दिखाता है। असल में यह स्पीकर एसन ने यहाँ पहले ही रखा था और इसके माध्यम से वह गैब्रियल और मिस्टर पेलेग्रिनी की फोन वार्ता सुनकर रिकॉर्ड कर चुका था। इसके बाद दिखाया जाता है कि एसन एक रिमोट कंट्रोल ड्रोन मिस्टर पेलेग्रिनी के घर में भेजता है ताकि वह अंदर क्या हो रहा है यह पता कर सके। कुछ समय बाद ड्रोन मिस्टर पेलेग्रिनी के होम ऑफिस रूम में प्रवेश करता है। पूरा ऑफिस लेजर लाइट के जरिए सिक्योर किया गया था, इसलिए एसन बहुत सावधानी से ड्रोन को अंदर भेजता है। ड्रोन की फुटेज में कई डॉक्यूमेंट्स की फोटो ली जाती है, लेकिन ड्रोन वापस लाते समय वह किसी लेजर लाइट से टच कर जाता है जिससे अलार्म बज उठता है। मिस्टर पेलेग्रिनी और सभी गार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं। गार्ड्स ड्रोन को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं और एक समय पर ड्रोन दीवार से टकराकर गिर जाता है। ड्रोन के अंदर मिस्टर पेलेग्रिनी एक चिट्ठी पाता है जिस पर लिखा होता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अगले दिन सुबह कमिश्नर गैब्रियल नाश्ता कर रहे होते हैं। उसी समय एसन उनके सामने बैठ जाता है। गैब्रियल उसे देखकर परेशान और गुस्से में हो जाता है। एसन फिर उसे ब्लैकमेल करता है। गैब्रियल गुस्से में कहता है कि वह एसन की मदद करेगा, लेकिन शर्त एक है, एसन उसे परेशान करना बंद करे। एसन उसकी बात मान लेता है। इसके बाद गैब्रियल बताता है कि फैबियन नाम का एक रिपोर्टर था जिसने मिस्टर पेलेग्रिनी पर इन्वेस्टिगेशन किया था और उसके गलत काम लगभग उजागर कर दिए थे, लेकिन आखिरी मौके पर मिस्टर पेलेग्रिनी ने उसे चारों तरफ से दबाव देकर रोक दिया और उसके रिपोर्टर करियर को भी खत्म कर दिया। गैब्रियल कहता है कि अब एसन को फैबियन से मिलना चाहिए क्योंकि वही अकेला इंसान है जो एसन की मदद कर सकता है। इसीलिए एसन घर लौटकर ऑनलाइन उस रिपोर्टर के बारे में गहराई से रिसर्च करता है। कुछ देर बाद वह खुद फैबियन से मिलने जाता है और मिस्टर पेलेग्रिनी को तबाह करने में उसकी मदद मांगता है, लेकिन फैबियन मना कर देता है। वह कहता है कि मिस्टर पेलेग्रिनी ने उसे इस कदर फंसा दिया है कि अब उसके लिए बाहर लोगों का सामना करना भी मुश्किल हो गया है। उसकी पूरी जिंदगी कोर्ट कचहरी और वकीलों के चक्कर में ही खत्म हो चुकी है। एसन उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि इस मामले में उसका और फैबियन का दुश्मन एक ही इंसान है। वह अपने पिता के साथ हुई पूरी घटना भी फैबियन को बता देता है। फिर भी फैबियन एसन को खाली हाथ वापस भेज देता है। अगले दिन जब एसन अपना काम खत्म करके घर लौट रहा होता है, तभी फैबियन खुद उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। फैबियन कहता है कि मिस्टर पेलेग्रिनी ने उसकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज छीन ली है, उसका करियर। अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा। यही वजह है कि वह अब एसन की मदद करने के लिए तैयार है। इसके बाद फैबियन एसन को अपने घर ले जाता है और दोनों मिलकर मिस्टर पेलेग्रिनी से बदला लेने की प्लानिंग शुरू करते हैं। एसन कहता है कि उसे ऐसा ठोस सबूत चाहिए जिससे वह मिस्टर पेलेग्रिनी की पूरी दुनिया हिला सके। इस पर फैबियन जवाब देता है, मेरे पास बिल्कुल ऐसा ही एक सबूत है। इसी बीच पुलिस ब्यूरो में दिखाया जाता है कि कमिश्नर के किडनैप के दिन का सीसीटीवी फुटेज और एसन की फोटो लेकर वे सॉफ्टवेयर के जरिए उसका स्केच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर में एसन के 4 अलग अलग चेहरे का एनालिसिस हो रहा था। दूसरी तरफ फैबियन एसन को ऑब्जेक्टर पत्रिका के ऑफिस के सामने ले जाता है, जहाँ फैबियन पहले रिपोर्टर के तौर पर काम करता था। फैबियन बताता है कि तीसरी मंजिल के आखिरी कमरे में एक स्टोरेज रूम है। वहाँ एक बॉक्स रखा है जिस पर लिखा है स्पोर्ट्स 1980। बॉक्स के अंदर एक हरा वीडियो कैसेट है। फैबियन खुद इस ऑफिस में नहीं जा सकता क्योंकि उसे वहां प्रवेश से रोक दिया गया है, इसलिए एसन को ही यह काम करना होगा। एसन जैसे ही अंदर प्रवेश करता है, फैबियन गार्ड को एक झूठी कॉल करता है और कहता है कि वह इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की नताली बोल रही है। वह गार्ड को बताती है कि एक इन्फॉर्मर अभी एक इंपॉर्टेंट फाइल लेकर आएगा, उसे सीधे तीसरी मंजिल में उसके ऑफिस रूम में दे देना। गार्ड फैबियन की बात पर विश्वास करता है और एसन को ऑफिस में प्रवेश करने देता है। एसन आसानी से वीडियो कैसेट ढूंढकर वापस आ जाता है। जब एसन घर लौटकर वीडियो कैसेट चलाता है तो फैबियन बताता है कि 1996 में मलेशिया के कुआलालंपुर में एक टेररिस्ट अटैक हुआ था जिसमें 11 लोग मारे गए थे। इनमें से 8 लोग फ्रेंच नागरिक थे। इस हमले का कारण प्रतिशोध था क्योंकि एक दालाल हथियार व्यवसायियों को धोखा दे रहा था और वह दालाल कोई और नहीं बल्कि मिस्टर पेलेग्रिनी था। वीडियो कैसेट में देखा जा सकता है कि पेलेग्रिनी हथियार व्यवसायियों के साथ डील करता है। फैबियन की समझ से पता चलता है कि उसने नेकलेस चोरी का झूठा मामला बनाकर और उसके इंश्योरेंस के पैसे
पैसे का इस्तेमाल करके ये हथियार व्यापार किया। वीडियो से यह भी स्पष्ट होता है कि पेलेग्रिनी द्वारा बेचे गए हथियारों से कुआलालंपुर में फ्रांस की एम्बेसी को उड़ाया गया, लेकिन एसन पूरा वीडियो नहीं अपलोड करता। सिर्फ वीडियो का एक स्क्रीनशॉट लेकर वह उसे फैलाता है ताकि पेलेग्रिनी डर जाए। स्क्रीनशॉट जल्दी ही वायरल हो जाता है और मिस्टर पेलेग्रिनी की बेटी जूलियट तक पहुंच जाता है। जूलियट जब यह अपने पिता को दिखाती है तो पेलेग्रिनी सब कुछ नकार देता है और कहता है कि यह विपक्षी दल की साजिश है और कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। जल्दी ही मीडिया में भी इस खबर को लेकर हलचल मच जाती है। पेलेग्रिनी मीडिया से भी यही बात कहता है और धमकी के अंदाज में कहता है कि जो भी उसके नाम पर बदनामी फैलाने की कोशिश कर रहा है उसे प्रमाण के साथ उसके पास आना चाहिए। इसी दौरान रिपोर्टर्स की भीड़ में से फैबियन माइक्रोफोन लेकर आगे बढ़ता है और मिस्टर पेलेग्रिनी से सवाल करता है, क्या आपके हाथ अब भी उस टेररिस्ट अटैक में मारे गए लोगों के खून से लाल हैं? मिस्टर पेलेग्रिनी गुस्से भरी नजरों से कुछ देर फैबियन की तरफ देखता है, लेकिन कोई जवाब दिए बिना वहां से चला जाता है। टीवी पर एसन भी यह इंटरव्यू देख रहा था। एसन इस कृत्य को देखकर थोड़ा विचलित हो जाता है और सोचता है कि फैबियन ने ऐसा करके खुद अपना खतरा क्यों बुला लिया। लेकिन फैबियन को पेलेग्रिनी के सामने खड़े होने में एक भीतर से संतोष और शक्ति महसूस होती है। इसके बाद फैबियन वहां से निकलता है और उसे ध्यान होता है कि पेलेग्रिनी का एक आदमी उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वह रास्ता बदलते हुए और सावधानी से घर लौटा है। घर पहुंचते ही एसन पहले से मौजूद होता है। वह फैबियन को फूल देकर बधाई देता है और मदद करने के लिए धन्यवाद कहता है। दोनों मिलकर पूरी वीडियो को पब्लिश करने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद एसन अपने काम पर लौट जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि कैप्टन यूसुफ और सोफिया कमिश्नर गैब्रियल के सामने बैठे हैं। वे एसन के बनाए गए स्केच दिखाते हैं। इनमें एसन का भी स्केच शामिल है, लेकिन गैब्रियल जोर देकर कहता है कि इन सब में से किसी ने उसे किडनैप नहीं किया। यूसुफ इसे मानने को तैयार नहीं होता और जोर देकर कहता है कि नेकलेस चोरी और गैब्रियल के किडनैप के पीछे वही व्यक्ति है। ये सुनकर गैब्रियल थोड़े गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि ये दोनों केस एक साथ मत जोड़ो, वे सिर्फ नेकलेस खोजने पर फोकस करें, वरना वह ये केस किसी और को ट्रांसफर कर देंगे। कप्तान तब रिक्वेस्ट करता है और गैब्रियल कप्तान और सोफिया को इस केस में बनाए रखते हैं, लेकिन यूसुफ को इस केस से हटा दिया जाता है क्योंकि वह केस को बहुत तेजी से सुलझा रहा था। पकड़े जाने के डर से कमिश्नर उसे इस केस से बाहर रखने का निर्देश देते हैं। इसी बीच एसन मेकअप करके अपना चेहरा बदलता है और एक टीवी चैनल के टॉक शो में जाता है। उसका उद्देश्य था कि पेलेग्रिनी का वीडियो पूरे देश को लाइव दिखाया जाए, लेकिन वीडियो चालू होने से पहले ही पेलेग्रिनी के लोग वीडियो के असली हिस्सों को काट देते हैं। अब एसन ही उल्टे रूप में विलन की तरह दिखाई देता है और सार्वजनिक रूप से पेलेग्रिनी को फंसाया जा रहा था। एसन सारी स्थिति समझकर टीवी ऑफिस से भागने लगा है, लेकिन पेलेग्रिनी के लोग उस पर हमला कर देते हैं। इसके बावजूद एसन सभी को मारकर वहां से निकलने में सफल होता है। इस दौरान जूलियट अपने पिता को फोन करती है और कहती है कि वह शक करने के लिए सॉरी है। साथ ही वह बताती है कि जो इंटरव्यू में आया था वह शायद एसन ही था, जो उनके ड्राइवर बाबाकार का बेटा है। उसने एसन को नेकलेस की नीलामी के दिन भी देखा था। यह सुनकर पेलेग्रिनी सतर्क हो जाता है और अपने दुश्मन की पहचान के बारे में निश्चित हो जाता है। इसी बीच टीवी पर टॉक शो की घटना देखकर फैबियन आगबूला हो जाता है। तभी किसी ने उसके दरवाजे पर खटखटाया। फैबियन खतरा भांपते हुए दरवाजा खोल देता है और वहां एसन के लिए कुछ लिखकर छोड़ता है। तभी पेलेग्रिनी का गुंडा लियोनार्डो आता है, फैबियन का गला दबाता है और एसन के बारे में पूछता है। फैबियन कुछ नहीं बताता। लियोनार्डो क्रोधित होकर फैबियन को मार देता है और उसके गले में फांसी डालकर उसे लटका देता है। कुछ देर बाद एसन फैबियन के घर पहुंचता है और उसकी लटकी हुई लाश देखकर स्तब्ध रह जाता है। उसकी नजर टेबल पर रखी किताब पर पड़ती है। एसन किताब और फैबियन के कुत्ते को लेकर बाहर आता है। बाहर आकर जब वह किताब खोलता है तो पाता है कि फैबियन ने लिखा था, यह लड़ाई हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, इसलिए एसन तुम इस लड़ाई को मत रोकना। इसके बाद दिखाया जाता है कि इंस्पेक्टर यूसुफ टॉक शो में आए व्यक्ति के साथ स्केच की तुलना करता है और वह स्केच असल में एसन का ही था। फैबियन की मृत्यु के बाद उसका कुत्ता बहुत उदास हो गया। एसन भी खुद को दोषी महसूस कर रहा था और सोच रहा था कि अगर उसने फैबियन को इस सब में नहीं घसीटा होता तो उसे इस तरह मरना नहीं पड़ता। एसन का दोस्त बेंजामिन उसे सलाह देता है कि ऐसे विचारों को अपने दिमाग से निकाल दें। साथ ही वह कहता है कि कल एसन के बेटे का जन्मदिन है, इसलिए फैमिली के साथ समय बिताने की प्लान बनानी चाहिए। अगले दिन सुबह जब एसन अपने बेटे से मिलने जा रहा था तो वह महसूस करता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। यह वही व्यक्ति था जिसने फैबियन को मारा था। एसन उसके हाथ से बचने के लिए भागता है और अंततः अपनी पत्नी के घर पहुंच जाता है। एसन अपने बेटे को एक गिफ्ट बॉक्स देता है जिसमें आर्सेन लुपिन जैसी ड्रेस, टोपी आदि थे। उसके पिता की तरह बेटा भी आर्सेन लुपिन का फैन था, इसलिए यह गिफ्ट उसे बहुत पसंद आता है। एसन सभी से जल्दी तैयार होने के लिए कहता है और फिर फैमिली के साथ बाहर घूमने निकलता है। वे ट्रेन से एट्रेटे जा रहे थे, जो आर्सेन लुपिन की यादों से जुड़ा हुआ स्थान था। ट्रेन में फैमिली के साथ एसन का समय बहुत अच्छा गुजर रहा था। इस दौरान उसकी पत्नी क्लेयर उनके तीनों की एक सेल्फी लेती है। एसन जब सेल्फी देखता है तो झूम करके ध्यान देता है और पाता है कि उनकी पिछली सीट पर लियोनार्डो बैठा है।
एसन नहीं चाहता था कि उसका फैमिली परेशानी में पड़े, इसीलिए वह लियोनार्डो का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। एसन पहले ट्रेन में सबके सामने अपने बेटे का जन्मदिन सेलिब्रेट करता है, फिर क्लेयर से कहता है कि वह देखे कि उसे कोई ड्रिंक चाहिए या नहीं, और ट्रेन के पीछे की तरफ चला जाता है। लियोनार्डो उसके पीछे जाने लगता है। एसन ट्रेन की टिटिकरी को पार करते हुए उसकी चाबी चोरी कर लेता है। इसके बाद वह स्टोरेज केबिन की तरफ जाता है और लियोनार्डो को भी वहां जाने के लिए मजबूर करता है। स्टोरेज केबिन में दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। अंततः एसन लियोनार्डो को स्टोरेज में अटकाकर बाहर से ताला लगा देता है और अपने फैमिली के पास लौटता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद लियोनार्डो वापस आता है और फैमिली के बीच ही बैठ जाता है। यहाँ वह एसन के बेटे के साथ बातें शुरू कर देता है। इस स्थिति में लियोनार्डो से बचने के लिए एसन कप्तान को एक मैसेज भेजता है, मैं मिस्टर पॉल बोल रहा हूँ, मैं 2 मिनट में ले हरवे स्टेशन पहुंचूंगा। आपको 10 टाके की चाय, सिंगारा और समोसा खाने की दावत दी जाती है, ठीक है? याद दिला दूं, इस पॉल पहचान से ही मैंने नीलामी के दिन नेकलेस चोरी किया था। खैर, मैसेज देखकर कैप्टन तुरंत लोकल थाने को इन्फॉर्मेशन दे देता है। जब ट्रेन स्टेशन पर रुकती है, एसन अपनी पत्नी और बच्चे से कहता है कि वे पहले उतर जाएं और वह थोड़ी देर बाद आएगा। सभी उतर जाने के बाद लियोनार्डो एसन से कहता है कि वह चुपचाप उसके निर्देशों का पालन करे और उसके साथ जाए। एसन बिना किसी झमेला के लियोनार्डो के साथ ट्रेन से उतर आता है। ठीक उसी समय लोकल थाने की पुलिस उन्हें घेरे में ले लेती है, लेकिन ये पुलिस नहीं जानती थी कि पॉल वास्तव में कौन है, इसलिए वे संदेह के आधार पर लियोनार्डो को ही गिरफ्तार कर लेते हैं। लियोनार्डो की जेब में एक पिस्तौल और नेकलेस का एक डायमंड भी पाया जाता है। इससे साबित होता है कि पॉल असल में था। दरअसल ट्रेन से उतरने से पहले एसन ने चालाकी से लियोनार्डो की जेब में डायमंड डाल दिया था। खैर, एसन अब आराम से अपनी पत्नी और बेटे के साथ बीच किनारे घूम रहा था। उसके बेटे को थोड़ी स्पेस देकर वह साइड में घूम रहा था। इस बीच कैप्टन और सोफिया एट्रेटे जाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने कमिश्नर गाब्रियल से रिक्वेस्ट मांगी। गाब्रियल हंसकर कहता है, वहाँ क्या देखोगे? लेबू का फलन? वही पॉल जिसे गिरफ्तार किया गया असल में कोई और है। उसके पास जो पिस्तौल मिली उसकी लाइसेंस वैध है, और उसके जेब में डायमंड कैसे आया ये वह खुद भी नहीं जानता। कहते सुनकर कैप्टन फिर से हताश हो जाता है और सोचता है वो पॉल हरामी ने मुझे फिर से बेवकूफ बना दिया। इसी बीच एसन और क्लेयर आराम से घूमते हुए थे कि अचानक उन्हें याद आता है कि उन्होंने काफी समय से अपने बेटे को कहीं नहीं देखा। वे घबरा जाते हैं और बेटे को ढूंढने लगते हैं, लेकिन कहीं भी उसे नहीं मिलता। और कैसे मिलेगा, क्योंकि तब तक लियोनार्डो ने बच्चे को किडनैप कर लिया था। बेटे को न पाकर जब एसन निराश होकर खड़ा होता है, तभी पीछे से इंस्पेक्टर यूसुफ उसे लूपिन कहते हुए बुलाता है, और इसी पल के साथ लूपिन का पहला सीजन यहीं खत्म होता है।